हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने पर वाले हैं वो आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे: इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपके सिलेबस के लिए बहुत ज़रूरी है और हम आज के लेक्चर को इंग्लिश मीडियम में रखें, पर आपके सामने जो डेफिनेशंस आएंगी वो इंग्लिश में होंगी। तो याद रखिएगा, उन डेफिनेशंस को याद करना बहुत ज़रूरी है, पर हम उन्हें समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी विजुअलाइजेशन। तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, आई से डिनोट करा जाता है इसको। डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपको मालूम है कि वैलेंस शेल में एक मेटल का जो एटम होता है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। जैसे ही हल्का सा फोर्स उनको मिलता है वो इजीली निकल जाते हैं और फ्लो करने लगते हैं। वो फ्लो हमेशा एक क्लोज पाथ में करते हैं, वरना वो फ्लो जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। उसी क्लोज पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस फ्लो के फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बैटरी, बल्ब, स्विच की, ये जनरली प्रेजेंट होते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हमें मेजर करने की जरूरत पड़ी क्योंकि कहीं कहीं इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कम के में वो दिख रही थी पॉसिबिलिटी। तो इसका हमने डिफाइन करा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम पे। इसलिए इसका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन बटे टाइम। अब आप इसको विजुअलाइज करके देखिए इलेक्ट्रॉन्स आगे भाग गए। हमने 6 कूलम का चार्ज सपोज करा और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करके भी दिखाएंगे आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स आगे क्यों भागे, क्योंकि इन पर फोर्स लगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में भागे हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ली जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन के चार्ज की फ्लो में नहीं ली जाती। इसलिए हमें एटीट्यूड में हमेशा अपना पॉजिटिव रखना चाहिए कि नेगेटिव की कदर नहीं। तो बच्चा पार्टी अपना अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको वी से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है, एक बड़ी सी, कोई ज़रूरत नहीं याद करने, बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आगे बढ़ रहा है, जो कि हम पढ़ चुके हैं और अभी आगे और भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है उस पर, और फ्लो होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि वर्क डन हो रहा है। वर्क डन हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। तो ये जो वर्क डन होता है इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का, उसी का नेगेटिव जो होता है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल होता है। यानी कि दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल होता है, उनके बीच में वर्क डन जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने करा उसका नेगेटिव। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे और डिटेल में देखेंगे। पहले इन्हें समझिए कि एक बैटरी जो होती है, इस आपने कभी लिखा 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उस बैटरी का। और 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आप अच्छे से देखिए। अब इसको विजुअलाइज करते हैं। ये देखिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रिपल्स कर रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। यही हमारी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। यहीं अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें तो वो बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो इसी सिचुएशन में जो वर्क डन करा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है इक्विलिब्रियम पर है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव होता है वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप वर्क पावर एनर्जी में पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ डिफरेंस बताता है, इसलिए हमेशा ही दो टर्मिनल्स के बीच में मेजर किया जाता है। और डिटेल में अभी हम ओम्स पार्ट में शुरू करते हैं हमारा आज का मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। हमने अभी दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओम्स लॉ इन दोनों को ही रिलेट करता है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में। देखिए, आपको एक जगह ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, दूसरी जगह कम पैसे मिल रहे हैं, कहाँ ज़्यादा लोग काम करेंगे? भाई सीधी सीधी बात, जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाहेंगे। ठीक है सवाल। ओम्स लॉ बिल्कुल यही कहता है। इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल क्यों जाता है? क्योंकि उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसको फायदा होता है। बस अगर किसी टर्मिनल पे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस गिर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज वहीं जाना चाहेगा ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाए।
यही ओम्स लॉ कहता है। इसका स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, बहुत ज़रूरी है, बहुत छोटा लिखा है मैंने, याद करो प्लीज़। सीधी बात वही कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस टू टर्मिनल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि फिजिकल कंडीशन जो है लाइक टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रहनी चाहिए। इसका रीजन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल रिलेशन आपको दिख रहा होगा। आर जो है अब इसमें वो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और मैथमेटिक्स में किस स्टूडेंट है आप तो आप जानते होंगे कि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बाकी दो वैल्यूज पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। वही लिख रखा है मैंने। आर को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब रेजिस्टेंस सिर्फ तभी बदलेगा जब आप कंडक्टर चेंज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह चेंज कर रहे हैं, वरना रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। कि ना इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इन दोनों को रेट करने के लिए बस एक कांस्टेंट है जो कि लगाया जाता है ताकि डायमेंशनली जो इक्वेशन है वो करेक्ट बैठे। अब इसका फॉर्मूला वगैरह बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में प्रूफ करेंगे जब इसमें ओम्स लॉ भी प्रूफ करेंगे। पहले आप देखिए कि एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या चीज़। इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हैं आप, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो वो सीधे सीधे डायरेक्शन में नहीं गए। क्यों? क्योंकि जो मेटल होता है उसमें न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो उनके रिपल्शन की वजह से और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से वो जो है तो रिपेल होने लगते हैं। उनका ट्रेजेक्टरी जो होती है, पाथ, वो चेंज होने लगता है और इसलिए उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली रेजिस्टेंस में रिप्रेजेंट करा है। अब इलेक्ट्रॉन से आप पूछोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट में लगाइए, इलेक्ट्रॉन राइट में क्यों जा रहे हैं? देखिए इसका रीज़न है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। नेगेटिव चार्ज के लिए वही डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चा पार्ट रही। अब कुछ लोगों को लगता है कि छोटी वीडियो है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह बता दिए। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक बड़ा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही है जो आपके सेकंड चैप्टर है। अगर आपको इस पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा, बिल्कुल बनाऊंगा इस पे वीडियो। और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि जैसी वीडियो है आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू।